इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिए। दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक, सौभाग्य से जिनका जन्म, कर्म और मृत्यु भारत में ही हुआ, रजनीश ओशो, वो कहा करते थे कि युवा होने का कोई भी संबंध व्यक्ति की उम्र से नहीं होता, व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है। एक 2 साल का नवजात भी बूढ़ा हो सकता है सोच के कारण, और 90 साल का वृद्ध शरीर वाला व्यक्ति भी युवा हो सकता है। 71 साल की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात को आज एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो राजनीति को लेकर अपने विचारों और कर्तव्यों से युवा है। कल ही बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाली कंपनी पर जब ईडी ने छापेमारी किया तो ममता बनर्जी कंपनी के दफ्तर और कंपनी के संबंधित लोगों के घर पहुंच गईं। गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए और आज मोदी सत्ता द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सड़क पर उतर गए। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, कलकत्ता तक, हर जगह इन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। आप कहेंगे कि उनकी राजनीतिक लड़ाई है, लड़ रही है, इसमें युवा होने की बात कहां से आ गई? तो बात यहां से आ गई कि ममता बनर्जी ने इस देश के बहुत सारे तथाकथित युवा नेताओं को सबक दे दिया है। हालांकि अब उनमें से कई युवा कहलाने के लायक नहीं है, उम्र हो गई है, मगर फिर भी कहे जाते हैं। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, साथ ही साथ राजनीतिक सीख भी दिया है कि जब लड़ाई बड़ी हो और ऐसे लोगों से हो और सामने वाला युद्ध के नियम को न मानता हो, बिलो द बेल्ट हमला करता हो, तो सिर्फ ट्विटर और प्रेस में बयानबाजी से काम नहीं चलता, मैदान में उतर के लड़ना पड़ता है। डरने से काम नहीं चलता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक के लिए ममता बनर्जी ने आज चुल्लू भर पानी का जुगाड़ कर दिया है और खासकर उन तथाकथित युवा नेताओं के लिए भी जोरदार तमाचा भेजा है जो जांच एजेंसियों के डर से गुजराती जोड़ी के तलवे चाटते हुए नजर आते हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा की हत्या सरेआम कर देते हैं। बात चिराग पासवान की हो, जयंत चौधरी की हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की या फिर ऐसे तमाम उन नेताओं की जिन्हें किसी भी रूप में युवा कहने पर सवाल या निशान है। आप दर्शक ही बताइए, पिछले 11.5 साल में मोदी सत्ता ने किसी भी विपक्षी पार्टी को, उनके नेता को नहीं छोड़ा। ज्यादातर के यहां जांच एजेंसियों को लगाया, बहुतों को जेल भी भेजा गया, बहुत सारे तो पहले ही डर के सरेंडर हो गए, कुछ छापेमारी के बाद सरेंडर हुए। वही काम ममता बनर्जी के लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन वो डरी नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़क पर निकल गई है और उनके नेताओं को कैसे उठाकर, महिला सांसदों को उठाकर किस तरीके से पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, ये हम सब ने देखा। ममता बनर्जी ने जो किया है इसका सबसे बड़ा सबक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेना चाहिए। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, 2027 के चुनाव से 4 महीना पहले यादव जी निकलेंगे, अपनी बस को धो पोछ के टाइट करेंगे, सर्विस करवा लेंगे, तेल भरवा लेंगे और उसमें बैठ के घूम लेंगे, उनका रोल पूरा हो जाएगा। बहरहाल, देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मोदी सत्ता के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के फेलियर पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उधर रॉयटर्स ने भी 56 इंच का जबरदस्त ऑपरेशन किया है। इस तस्वीर को देखिए, ये भारत के शहीद हैं, इनकी शहादत को कथित रूप से मोदी सत्ता ने नीलाम करने का फैसला किया है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। उधर यूपी में एसआईआर के बाद 2,89,00,000 नाम कटे, इतना तो आपको भी पता है, मगर इनमें महिलाओं का क्या हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला है। सवाल यह कि क्या यूपी की महिलाओं को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है? और यदि नहीं तो ये रिपोर्ट इतनी चिंताजनक, इतनी खतरनाक क्यों है? वीडियो जरा लंबी होगी लेकिन सारे मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये खबर देखने में ठेका नियम वाली लग सकती है, लेकिन असल में ये भारत की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आत्मसम्मान तीनों की परीक्षा है, क्योंकि रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है कि वित्त मंत्रालय 2020 में लगाए गए उन प्रतिबंधों को हटाने की प्लानिंग कर रहा है जिनके तहत चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन, राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ती थी। यही प्रतिबंध 2020 के गलवान झड़प के बाद लगाए गए थे, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। याद है कि शहादत भूल गए और तब देश में गुस्सा था, चीन के खिलाफ सख्त कदम लेने की मांग हो रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक सरकार का तर्क है कि इन प्रतिबंधों के कारण कई मंत्रालयों में काम अटक रहा है, प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, उपकरणों की कमी पड़ रही है, खासकर बिजली सेक्टर में। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन बंदिशों ने चीनी कंपनियों को लगभग 700 से 750 बिलियन के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम से लगभग बाहर कर दिया था। यानी भारत में चीनी कंपनियों को काम मिलना इस तरह से बंद किया गया था, रोका गया था, और अब अधिकारी रजिस्ट्रेशन वाली शर्त हटाने पर काम कर रहे हैं। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है, यानी पीएमओ को लेना है।
यानी राजनीतिक जिम्मेदारी भी ऊपर तक होगी। इस बीच बाजार ने भी संकेत दिया है कि मामला केवल नीति का नहीं है, प्रतिस्पर्धा का भी है। रिपोर्ट आते ही, यानी रॉयटर्स की रिपोर्ट आते ही BHEL और L&T जैसी कंपनियों के शेयर गिर गए, क्योंकि डर है कि चीनी कंपनियां सस्ता अंडरकट करके भारतीय कंपनियों को पीछे ढकेल सकती हैं। अब सरकार कहेगी कि देखिए ये व्यापार है, राष्ट्र हित में परियोजनाएं समय पर पूरी हों, लागत कम हो, बिजली के प्लांट लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये सब जरूरी है कि नहीं। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि एक उच्च स्तरीय समिति ने ढील की सिफारिश की है और मंत्रालयों ने भी राहत मांगी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट फंसे हैं या नहीं, असल सवाल है कि सरकार की, भारत सरकार की प्राथमिकता क्या है, सुरक्षा या सुविधा, और सुविधा भी किसकी। और अगर सुविधा ही प्राथमिकता है तो सरकार को जनता के सामने ईमानदारी से कहना चाहिए कि 2020 में जो प्रतिबंध लगाए गए वो सिद्धांत नहीं थे, बल्कि तत्काल में राजनीतिक दबाव के कारण वो फैसले लिए गए थे, लेने पड़े थे। क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थे तो उन्हें चुपचाप हटाना क्यों है, और अगर वे सिर्फ दिखावे के लिए थे तब देश को बताया क्यों गया कि ये चीन को जवाब है, क्यों बताया गया। इस खबर पर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो इसी चोट पर उंगली रखता है। कांग्रेस के मुताबिक खबरों के अनुसार मोदी सरकार ने चीन से हिंदुस्तानियों की शहादत का सौदा कर दिया है। अब चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान आ गया है। गलवान में 20 जवान शहीद हुए, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, ये कह के चीन को क्लीन चिट दे दिया। विरोध हुआ तो मन मार के बैन लगाया, और अब जनता शांत है तो बैन हटाया जा रहा है, वो भी चुपके से। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक सवाल है वो बहुत बड़ा है। जब देश शोक में था तब प्रधानमंत्री का वो बयान आज भी रिकॉर्ड में है कि न तो कोई घुसपैठ हुई है न किसी पोस्ट पर चीन का कब्जा है, और इस बयान पर तब भी सवाल उठे थे। तब तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने चीन का ऐप बंद कर दिया, टेंडर नियम बदल दिए, सैन्य तैयारियां बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन आज जब उसी चीन की कंपनियों के लिए दरवाजा खोलने की बात हो रही है तो जनता पूछेगी कि नहीं कि क्या 2020 के सख्त फैसले अब ढीले समझौते बन गए हैं। और इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या यह कदम भारत की मजबूरी दिखा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत चीन संबंधों में हाल में कुछ सुधार हुआ है, उड़ानें फिर से शुरू हुई, वीजा प्रक्रिया आसान करने की बातें हुई, और भारत अमेरिका के साथ भी ट्रेड टेंशन में है। यानी जो लाल आंख दिखाई जाती थी अब वो आर्थिक जरूरत के सामने फीकी पड़ती दिख रही है। यही वो वजह है जहां मोदी सरकार की नीति की कमजोरी दिखती है। नीति स्थिर नहीं लगती, अवसर के हिसाब से बदलती रहती है। और समस्या ये नहीं है कि नीति बदलती है, समस्या ये है कि सरकार उसे बदलते वक्त जनता को ईमानदारी से बताती नहीं, चोरी छिपे खेला होता है, बल्कि पुराने दावों को भूल जाने की उम्मीद करती है। आज सरकार कहेगी कि सीमा पर तनाव कम है, व्यापार बढ़ाना है, लेकिन चीन के साथ समस्या सिर्फ सीमा नहीं है, भरोसे की समस्या है। चीन वही देश है जिसके साथ सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, जिसने 2020 के बाद भी सैन्य ढांचा बढ़ाया है, अपना कम नहीं किया, और जिसका रणनीतिक गठजोड़ पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जानती है। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे खुले तौर पर चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। यानी जिस देश से हम युद्ध लड़ रहे थे उसी देश की मदद चीन कर रहा था। यानी चीन हमारे दुश्मन का दोस्त है, और दुश्मन का दोस्त क्या होता है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए जब आप चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री देते हैं तो ये सिर्फ लागत का मामला नहीं रहता, ये डेटा, सप्लाई चेन, निर्भरता और सुरक्षा का मामला बन जाता है, खासकर पावर, रेलवे, टेलीकॉम, भारी मशीनरी जैसे क्षेत्रों में। रॉयटर्स रिपोर्ट में पावर सेक्टर के उपकरणों का जिक्र भी इसी तरफ इशारा करता है। अगर हमारी थर्मल क्षमता बढ़ाने की योजना में चीनी उपकरण निर्णायक बनते हैं तो कल आपूर्ति रुकी तो जिम्मेदार कौन होगा। और यह सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है, दुनिया ने सप्लाई चेन हथियार बनते देखा है। सरकार का सबसे कमजोर पक्ष यही है कि वो कमर्शियल टाई के नाम पर रणनीतिक निर्भरता को भी हल्के में ले रही है। यानी जिससे देश को खतरा है उसी के हाथों में देश की सुरक्षा सौंप देने जैसा काम। और अंत में एक रणनीतिक और नैतिक सवाल, अगर फैसला सच में राष्ट्रहित में है तो इसे पारदर्शी बनाइए, बताइए कौन से सेक्टर में ढील होगी, कौन से में नहीं होगी, सुरक्षा शर्तें क्या रहेंगी, और कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह कदम 2020 के शहीदों की याद को फाइलों में दबा देने जैसा न लगे। अब इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे मुद्दे को एक अलग कोण से देखिए। यह सिर्फ चीन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यह मोदी सरकार की विदेश नीति के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क है। सरकार ने वर्षों तक जनता को यह भरोसा दिया कि भारत मजबूत नेतृत्व में है, मजबूत हाथों में है, कि चीन हो या पाकिस्तान भारत जवाब देगा, दबेगा नहीं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फलाना ढिमकाना जैसा नारा किसने दिया था। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अब वही सरकार चीनी कंपनियों पर लगी 5 साल पुरानी बंदिशें हटाने पर विचार कर रही है। और वजह बताई जा रही है
कमी, सामानों की कमी, देरी और परियोजनाओं का अटकना। यानी हमने प्रतिबंध लगाए, फिर महसूस हुआ कि सिस्टम के भीतर विकल्प और क्षमता उतनी नहीं है कि बिना चीन के सब काम तेज हो जाए। सवाल यह है कि पिछले 5 साल से जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए काम क्यों नहीं किया गया? क्या काम हो रहा था? इंतजार कर रहे थे कि 5 साल बाद इसी बहाने से टेंडर के नियमों को ढीला करेंगे ताकि चीनी कंपनियां भारत में आके अपना धंधा कर सके। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही मोदी सत्ता की नीतियों की सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने अपने जिस फैसले को रणनीतिक जवाब बताकर जनता के बीच बेचा, वो अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के आगे टिक नहीं पाया। और जब नीति टिकती नहीं है तो दुनिया में चर्चा होती है कि भारत भावनात्मक फैसले लेता है लेकिन लंबे समय तक उन्हें निभाने की औकात नहीं रखता। यही कारण है कि इस खबर के बाद विपक्षी स्वर तेज हुए हैं। कांग्रेस के ट्वीट में साफ आरोप है कि मोदी सरकार ने चीन से हिंदुस्तानियों की शहादत का सौदा कर दिया। गलवान में 20 जवान शहीद हुए, पीएम मोदी ने कोई घुसा नहीं कहकर चीन को क्लीन चिट दे दिया, फिर दबाव में बैन लगाया, अब चुपके चुपके हटाने की तैयारी है, उस बैन को हटाने की तैयारी है। यह राजनीतिक हमला है, मगर याद दिलाता है कि 2020 में प्रधानमंत्री का वो बयान सिर्फ सार्वजनिक रिकॉर्ड में है जिस पर लंबे समय से बहस होती रही है। अब दूसरा ट्वीट देखिए, पत्रकार रणविजय सिंह का। इन्होंने लिखा है कि जब बैन लगा था तब टीवी एंकर इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, चीन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की बातें हो रही थी और अब वही एंकर चीन को कॉन्ट्रैक्ट देने के फायदे गिनाएंगे। यह कटाक्ष दरअसल एक गंभीर सवाल है। क्या हमारी राष्ट्रीय बहस सच्चाई पर टिकती है या सत्ता के हिसाब से स्क्रिप्ट बदलती रहती है? अगर कल तक चीन को सबक था तो आज चीन से काम चलाना कैसे राष्ट्रवाद बन गया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर लिखा है कि यह शहीदों का अपमान है और रणनीतिक गिरावट है। और इस मुद्दे का एक बड़ा तर्क यह भी है कि चीन सिर्फ सीमा पर चुनौती नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रमुख रणनीतिक साझेदार भी है, चाहे सीपीईसी हो, रक्षा सहयोग हो या संयुक्त मंचों पर कूटनीतिक तालमेल। इसलिए जब भारत सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में चीनी कंपनियों के लिए दरवाजा खोलता है तो सवाल उठता है कि हम किसे आर्थिक फायदा दे रहे हैं? एक देश को जो हमारे प्रतिद्वंदी देश के साथ खड़ा, यानी दुश्मन देश के साथ खड़ा है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर वाला झटका मिलने के बाद भी जब चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का सहयोग किया, ऐसे माहौल में भी अगर विपक्ष कह रहा है कि चीन पाकिस्तान को मदद कर रहा है और दुनिया कह रही है और हम उसे बिजनेस दे रहे हैं, तो सरकार को भावनात्मक जवाब देकर टोपी पहनाने की बजाय तथ्यात्मक जवाब देना होगा। क्या सुरक्षा शर्तें होंगी? कौन से सेक्टर में चीनी बोली को अनुमति मिलेगी? क्या संवेदनशील क्षेत्रों में रोक रहेगी? क्या डेटा और साइबर सुरक्षा की शर्तें होंगी? क्या लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को नुकसान नहीं होगा? क्या होगा भारत में बनाओ योजना का? क्योंकि बाजार का रिएक्शन बता रहा है कि घरेलू कंपनियों को डर है कि चीनी कंपनियां सस्ते दामों पर आकर कॉन्ट्रैक्ट ले जाएंगी। बीएचईएल और एलएनटी जैसे शेयरों में गिरावट इसी आशंका से जुड़ी हुई बताई गई है और यही वजह है कि जहां मोदी सरकार की नीति पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। अगर आप आत्मनिर्भर का नारा देते हैं तो फिर अचानक आप ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों खोल रहे हैं जो घरेलू उद्योगों को झटका दे सकती है? अगर आप कहेंगे कि प्रतिस्पर्धा से लागत घटेगी तो फिर यह भी बताइए कि क्या हम अपने उद्योग की क्षमता बढ़ाने में फेल रहे हैं? कहिए प्रधानमंत्री जी कि आप फेल हो गए, चीन के बिना आप चल नहीं पाएंगे। और अगर ये सब अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक दबाव और भू राजनीतिक मजबूरियों की वजह से हो रहा है तो सरकार को साफ साफ बोलना चाहिए कि विदेश नीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, ये कठिन समझौते मांगती है। मगर फिर यह सवाल उठता है कि जिन वादों पर वोट मांगे गए उनका क्या हुआ? सबसे खतरनाक कमजोरी पारदर्शिता की है। रॉयटर्स कहता है कि योजना बन रही है, अंतिम फैसला पीएमओ को करना है, मंत्रालयों ने भी मांग की है, समिति ने सिफारिश की, लेकिन जनता के सामने कोई श्वेत पत्र नहीं है, कोई खुला मानक नहीं, कोई सार्वजनिक बहस नहीं, सरकार किसी को कुछ बताती तक नहीं। ये चीजें मीडिया में लीक होती हैं, रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल एजेंसी, खबरों की एजेंसी इसे लीक करती है। तो जब बिना किसी को बताए, बिना चर्चा के सरकार ऐसे कदम उठाएगी तो फिर इसे चुपके चुपके किया गया सौदा कहा ही जाएगा और सरकार के पास जवाब में सिर्फ यही बचेगा कि ये तो प्रोसेस है। लोकतंत्र में प्रक्रिया तब तक भरोसा नहीं बनाती जब तक जवाबदेही न हो। इसलिए इस फैसले की आलोचना सिर्फ राष्ट्रवाद के भाव से नहीं, नीति के समझ में है। चीन से व्यापार बढ़ाना हो सकता है पर सरकारी ठेकों का दरवाजा खोलना, वो भी बिना साफ सुरक्षा रेड लाइन के, खतरा पैदा करता है। और अगर सरकार ये भी न बता पाए कि 2020 के बाद उसने विकल्प क्यों नहीं बनाए तो ये माना जाएगा कि हमारे बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें और लाल आंख सब चुनावी भाषण है। राज्य की नीति में ये सब कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आता। जो जितनी बड़ी फेंकता है वो उतना ही डरपोक नजर आता है। आज सवाल ये नहीं कि चीन से व्यापार हो या नहीं, सवाल यह है कि किस शर्त पर, किस सीमा तक और किस कीमत पर। और अगर कीमत शहीदों की स्मृति, घरेलू उद्योग की सुरक्षा और राष्ट्रीय भरोसे की हो तो जनता के सामने सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि इतिहास में सबसे महंगे सौदे वही होते हैं जो चुपके से किए जाते हैं, जिन्हें छुपाया
दिखाया जाता है। और अब देखिए मोदी शाह की गुजराती जोड़ी के सत्ता के फेलियर का रिकॉर्ड। ये खबर शोर शराबे वाली नहीं है, शोर शराबे वाली हेडलाइन नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति पर एक गंभीर चेतावनी है। ये लेख लिखा है ब्रह्म चिलानी ने, जो नई दिल्ली के एक स्वतंत्र नीति अनुसंधान केंद्र में रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर है और बर्लिन की रॉबर्ट बास अकादमी में फेलो भी रहे। यानी ये कोई सोशल मीडिया की बहस वाले जानकार नहीं, बल्कि लंबे समय से रणनीति और विदेश नीति पर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उनके मुताबिक भारत हमेशा गर्व करता रहा है कि वो दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं, दोस्ती सबके साथ लेकिन गुलामी किसी की नहीं। इसे हम लोग अक्सर रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। लेखक मानते हैं कि कई साल तक यह तरीका काम भी करता रहा, क्योंकि भारत अलग अलग ताकतवर देशों से रिश्ते बनाकर संतुलन बना लेता था। लेकिन चिलानी का कहना है कि 2025 ने इस सोच की नाजुकता सामने ला दी, यानी हमारी कमजोरी को सामने रख दिया। यानी हमें लगा कि हम मजबूत बहुत है, मगर असल में बाहर से झटका आया तो हमारी कई कमजोरियां खुलकर सामने आ गई और भारत के पास पहले जैसी चाल चलने की गुंजाइश कम होती गई है। यानी हम विकल्पों में गरीब होते चले गए। चिलानी के हिसाब से सबसे बड़ा झटका अमेरिका से आया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। लेखक इसे सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं मानते, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मानते हैं। आपको बता दें कि यह लेख लगभग 10 दिन पुराना है, मगर संबंधित परिस्थितियां और खराब होती गई हैं, क्योंकि यहां तो 50% टैरिफ की बात हो रही है, अमेरिका 500% टैरिफ लगाने की जुगाड़ में लगा हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि अमेरिका अब भारत को रणनीतिक साथी कम और आर्थिक प्रतिद्वंदी ज्यादा समझ रहा है। और इससे भी चौंकाने वाली बात वे ये बताते हैं कि अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत या क्वाड का नाम बहुत कम आता है, जैसे रिश्ता अब बड़े लक्ष्य की बजाय सिर्फ सौदेबाजी में बदल गया हो। फिर एक और बात जो लेखक को बहुत अपमानजनक लगती है, अमेरिका के दस्तावेज में यह दावा किया गया कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका ने मध्यस्थता की। भारत सरकार ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन चिलानी कहते हैं कि इस तरह की बात भारत की छवि को चोट करती है, क्योंकि भारत खुद को अपने क्षेत्र में एक मजबूत जिम्मेदार ताकत के रूप में दिखाना चाहता है। और फिर अचानक कोई कह दे कि आपको हमारे बीच बचाव की जरूरत पड़ी, तो यह भारत के लिए शर्मिंदगी जैसी स्थिति। इन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में मोदी ने कुछ बड़े मंचों पर जाना टाल दिया, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा या एशियान बैठक में नहीं गए, ताकि ट्रंप के साथ असहज स्थिति से बचा जा सके। ये बात सच हो या न हो, लेकिन लेखक इसे संकेत मानते हैं कि रिश्तों में गर्माहट कम हुई है, यानी रिश्ते खराब हुए। और आज ही ताजा खबर आई कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, उनसे बात नहीं की। आगे इन्होंने लिखा है कि जब अमेरिका के साथ ठंडापन आता है तो भारत का पड़ोस और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2025 में भारत को यह एहसास हुआ कि सिर्फ संपर्क, व्यापार और बातचीत से पड़ोसी देशों की राजनीति को संभालना इतना आसान नहीं है। वे एक बड़ा उदाहरण देते हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक तरह के रक्षा समझौते की घोषणा, जिसमें कहा गया कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। चिलानी के अनुसार मोदी सरकार ने सऊदी अरब को रणनीतिक साझेदार बनाने में बहुत निवेश किया था, लेकिन फिर भी सऊदी का पाकिस्तान से सुरक्षा रिश्ता कायम रहा, यानी भारत की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इसके बाद लेखक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं और कहते हैं कि वो कार्रवाई 3 दिनों के भीतर युद्ध विराम पर खत्म हो गई, जबकि भारतीय सेना को बढ़त मिलती दिख रही थी। चिलानी का यह तर्क है कि आज की दुनिया में महाशक्तियों के बदलते रिश्ते ऐसे हैं कि भारत जैसी ताकत के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं, यानी आप मैदान में हो पर सीटी कहीं और से बच सकती है। वे चीन सीमा तनाव, नेपाल की राजनीति और बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि 2025 में भारत आत्मविश्वासी स्थिरता देने वाला देश कम रहा और प्रतिक्रिया देने वाला देश ज्यादा दिखा, यानी हम घटनाएं तय नहीं कर रहे थे, घटनाएं हमें चलाई जा रही थी। चिलानी की एक बड़ी चिंता यह भी है कि अमेरिका पाकिस्तान सुरक्षा रिश्ता फिर से गर्म होता हुआ दिख रहा है, यानी पाकिस्तान हर तरफ से मजबूत होता हुआ दिख रहा है, उसके रिश्ते मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, उल्टे हम कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। और भारत के सालों के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान फिर किसी न किसी रूप में अमेरिकी सिस्टम में जगह बना लेता हुआ दिख रहा है। और फिर लेखक भारत के अंदर की स्थिति पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इतने झटकों के बाद भी भारत के रणनीतिक समुदाय और राजनीति में बहुत कम आत्ममंथन हुआ। उल्टा कई बार असफलताओं को भी रणनीति बताकर पेश किया गया, जैसे रूस और चीन के साथ नजदीकी को बहुत संरेखण की सफलता बता देना। इन्होंने लिखा है कि चीन के साथ जो नरमी बरती गई वो कई जगहों पर रणनीतिक विकल्प नहीं थी, बल्कि पश्चिमी दबाव और मजबूरी का नतीजा थी, यानी हम जिसे अपनी चाल बता रहे थे वो कई बार हमारी मजबूरी भी हो सकती है। अंत में वे कहते हैं कि अगर 2025 झटकों का साल था तो 2026 कठिन फैसलों का साल होगा। भारत को नारेबाजी छोड़कर यथार्थवादी होना होगा, कठोर
कठोरता छोड़कर लचीलापन सीखना होगा और आरामदायक कहानियों की बजाय कठिन विकल्प चुनने होंगे। वे चेतावनी देते हैं कि अमेरिका के साथ कोई सीमित व्यापार समझौता हो भी सकता है, लेकिन डर यह है कि भारत दबाव में रियायतें दे दे और बदले में कोई ठोस रणनीतिक भरोसा न मिले। साथ ही 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी भारत के लिए परीक्षा होगी, क्योंकि भारत को ग्लोबल साउथ की बात भी करनी है और चीन रूस की पश्चिम विरोधी भाषा से दूरी भी रखनी है। कुल मिलाकर चेलानी का संदेश सीधा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत को अपनी विदेश नीति की रफ्तार और सोच बदलना होगा। सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार अपने दावों और वादों को वास्तविकता के तराजू पर तौलकर सच में सुधार करेगी, या फिर हर झटके के बाद एक नई कहानी बनाकर खुद को संभालती रहेगी, खुद को ही समझाती रहेगी और भक्तों को टोपी पहनाती रहेगी। उधर उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर एक नई और बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर सिर्फ 2,89,00,000 कटे हुए नामों की हेडलाइन नहीं है, उससे कहीं आगे की है, क्योंकि द क्विंट की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि इस बार वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में महिलाओं के नाम पुरुषों से करीब 20 लाख ज्यादा हैं, यानी महिलाओं का डिलीशन पुरुषों के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के आंकड़ों में पहले चरण में 1,34,13,844 पुरुष और 1,54,55,288 महिला मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर की गई हैं और अगर इन नामों पर समय रहते दावा आपत्ति नहीं की गई तो यही लोग फाइनल वोटर लिस्ट से भी बाहर रख सकते हैं। यानी यह सिर्फ कागज की गड़बड़ी नहीं है, यह सीधे सीधे लाखों करोड़ों नागरिकों के वोटिंग अधिकार का सवाल है। अब सबसे अहम बात यह है कि यह फर्क पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं है, बल्कि जगह जगह इसकी दिशा बदल जाती है। ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में महिलाओं के नाम बड़े पैमाने पर कटे, जबकि शहरी इलाकों में उल्टा पैटर्न दिखा, जहां महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के नाम कटे। और यही उल्टा सीधा पैटर्न इस पूरी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर कटे नामों का आधार क्या है और क्या यह आधार जमीन की सच्चाई से मेल खाता भी है या नहीं। द क्विंट की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 357 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के ज्यादा नाम कटे हैं। यानी ये कोई इक्का दुक्का इलाके की बात नहीं है, ये एक राज्यव्यापी ट्रेंड जैसा दिख रहा है। रिपोर्ट उन जिलों का भी जिक्र करती है जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है और बताती है कि ऐसे कई जिलों में महिला डिलीशन हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, यानी वहां महिलाओं के नाम कटने का अंतर ज्यादा तेज। द क्विंट के मुताबिक आजमगढ़, हरदोई, जौनपुर, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज्यादा काटे गए। अब जरा ठहर कर एक सवाल पूछिए, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के नाम ज्यादा क्यों कट रहे हैं? क्या वजह यही है कि ग्रामीण महिलाओं के पास दस्तावेज कम होते हैं, या वे शादी के बाद दूसरे गांव जिले में चली जाती हैं और पता बदल जाता है, या नाम उपनाम बदल जाता है, या उम्र का अनुमान कागजों में ठीक से नहीं बैठता? और क्या SIR जैसी प्रक्रिया इन सामाजिक सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनी भी है या नहीं? क्योंकि भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनके दस्तावेज पति पिता के नाम से जुड़ते हैं। कई बार उनका खुद का रिकॉर्ड कमजोर होता है और यही कमजोरी किसी डिजिटल या फॉर्म आधारित प्रक्रिया में सीधे नुकसान बन जाती है। रिपोर्ट का दूसरा चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि कई ग्रामीण और अर्ध शहरी सीटों पर महिलाओं के नाम कटने का अंतर 10,000 से 14,000 तक बताया गया है। और उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में कुछ सीटों का जिक्र है, जैसे हरदोई की बिलग्राम मल्लावा और भदोही की औराई सीट और भदोही जनरल सीट, जौनपुर के शाहगंज, आजमगढ़ की निजामाबाद, अंबेडकर नगर की जलालपुर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं और अंतर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। अब शहरी इलाकों की तरफ आइए। द क्विंट की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में तस्वीर उल्टी है। नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जैसी शहरी सीटों पर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के नाम ज्यादा कटे और रिपोर्ट कुछ सीटों में पुरुष डिलीशन का बड़ा अंतर भी बताती है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? शहरों में अक्सर पुरुष रोजगार के लिए दूसरे राज्यों से शहरों से आते जाते हैं, किराए पर रहते हैं, बार बार पता बदलते हैं और संभव है कि सत्यापन या रिकॉर्ड मैचिंग में उनका नाम ज्यादा मिसमैच हो रहा हो। लेकिन फिर वही सवाल लौटता है, अगर दोनों ही जगहों पर अलग अलग कारणों से अलग अलग जेंडर के नाम ज्यादा कट रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग ने पहले से कोई साफ गाइडलाइन, कोई आसान समाधान और कोई व्यापक जागरूकता योजना बनाई थी, या फिर ये सब जैसे तैसे चल रहा है और असर आम नागरिक झेल रहा है? रिपोर्ट का तीसरा और सबसे संवेदनशील हिस्सा आरक्षित सीटों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि द क्विंट कहता है कि ग्रामीण और सेमी अर्बन SC सुरक्षित सीटों पर महिलाओं के नाम बहुत अधिक संख्या में कटे हैं। कई जगह 10,000 से ज्यादा अंतर दिखा। उदाहरण के तौर पर इस रिपोर्ट में औराई, मंझनपुर, मोहम्मदाबाद, गोहना, आलापुर, सलेमपुर और हरदोई की कई SC सीटों का जिक्र है। यहाँ बात फिर वही है, आरक्षित सीटें अक्सर सामाजिक आर्थिक
रूप से ज्यादा संवेदनशील आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां महिलाओं की शिक्षा, दस्तावेज, बैंकिंग, डिजिटल पहुंच और सरकारी दफ्तर तक पहुंच पहले से कम हो सकती है। अगर ऐसी जगहों पर महिलाओं के नाम ज्यादा कट रहे हैं तो ये सिर्फ लिस्ट अपडेट नहीं, ये प्रतिनिधित्व और बराबरी का सवाल बन जाता है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए 4 बड़े सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। पहला, कि महिलाओं के नाम पुरुषों से ज्यादा क्यों कटे? क्या यह प्रक्रिया महिलाओं के जीवन की हकीकत, जैसे शादी के बाद स्थान बदलना, नाम बदलना, पहचान पत्रों की कमी को समझे बिना चल रही है? दूसरा, ग्रामीण इलाकों में महिला डिलीशन इतना ज्यादा क्यों है? क्या वहां डेटा घर घर सत्यापन कमजोर हो रहा है, या फॉर्म भरने में गड़बड़ी हुई, या बीएलओ स्तर पर जल्दबाजी हुई? तीसरा सवाल, आरक्षित सीटों पर महिलाओं का नाम ज्यादा कटना क्या बताता है? क्या कमजोर तबकों को सबसे ज्यादा चोट पड़ रही है? और चौथा सवाल, शहरों में पुरुषों के नाम ज्यादा कटने का अर्थ क्या है? क्या प्रवासी किराएदार की पहचान और पता सत्यापन में कोई बड़ा होल है? इन सवालों का जवाब राजनीतिक बहस से नहीं निकलेगा, जवाब निकलेगा चुनाव आयोग की पारदर्शिता से, कि वो बताए कि नाम कटने के मानक क्या थे, कौन सा कारण सबसे प्रमुख था, किस स्तर पर गलती की संभावना ज्यादा रही, और सबसे जरूरी, जो नाम कटे हैं उन्हें वापस जोड़ने का रास्ता कितना आसान है। क्योंकि सच यह है कि भारत में वोट देना सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार नहीं, गरीब के लिए वो पहचान भी है, महिला के लिए वो समाज में दिखाई देने का साधन भी है। और अगर वही अधिकार कागजी प्रक्रिया में अटक जाए तो लोकतंत्र का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है। और यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, एसआईआर के नाम पर अगर महिलाओं के नाम ज्यादा कटे और समय रहते वापस नहीं जुड़ पाए तो असर सिर्फ चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ेगा, असर महिला राजनीतिक भागीदारी पर पड़ेगा, महिलाओं के हिस्से पर पड़ेगा। पंचायत से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की आवाज कमजोर होगी, और यह नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे समाज का नुकसान होगा। इसलिए इस रिपोर्ट के बाद सबसे जिम्मेदार मांग यही होनी चाहिए कि चुनाव आयोग तुरंत जेंडर वाइज डिलीशन का विस्तृत कारण सार्वजनिक करे, ग्रामीण शहरी आधार पर प्रॉब्लम मैप जारी करे, आरक्षित सीटों पर विशेष कैंप लगवाए, और यह सुनिश्चित करे कि दावा आपत्ति की प्रक्रिया कागजों में नहीं, जमीन पर सच में पहुंचकर होगी। क्योंकि अगर एसआईआर का नतीजा यह निकलता है कि महिला मतदाता सबसे ज्यादा बाहर हो रही हैं, तो फिर यह सुधार नहीं, ये लोकतंत्र की कटौती और बर्बादी कहलाएगी। और आखिर में एक सीधी बात, अगर किसी लिस्ट में गलती हो जाए तो गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर करोड़ों लोगों का भरोसा टूट जाए कि कहीं मेरा नाम कट तो नहीं गया, तो उस भरोसे को जोड़ना किसी भी रिवीजन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, चुनाव आयोग आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी साफ साफ बताए, और महिलाओं के वोटिंग अधिकार पर जो अनजाना खतरा बनता हुआ दिख रहा है उसे तुरंत रोका जाए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।